कल्पना की जा सकती है कि किसी का दिल बुरी तरह टूट गया हो, लाइक दुनिया एकदम खत्म होती हुई सी लग रही हो। हाँ, रातों की नींद उड़ गई हो और तभी अचानक से फोन पर एक बैंक नोटिफिकेशन आए कि प्यार में मिले धोखे का हर्जाना क्रेडिट कर दिया गया है। अरे बाप रे। मतलब दिल टूटने पर एक कंपनी बकायदा वित्तीय मुआवजा दे रही है। सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन कहानी का बहुत ही डार्क जोक लगता है ना। डार्क जोक तो जरूर लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसा विचार है जो मानवीय मनोविज्ञान और हमारे भविष्य की एक बहुत गहरी और शायद थोड़ी विचलित करने वाली तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल, क्योंकि जब भावनाएं एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाए ना, तो इंसान का बुनियादी ढांचा कैसे काम करेगा, ये सोचना ही अपने आप में एक अलग तरह का रोमांच है। सही कहा। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी रोमांचक दुनिया के अंदर झांकने वाले हैं। हमारी आज की चर्चा का आधार लव इंश्योरेंस कंपनी यानी LIC नाम की एक बेहद अनोखी फिल्म की कहानी है। हाँ, LIC। और उसकी वो काल्पनिक दुनिया है जहां इस तरह का इंश्योरेंस सच में बेचा जाता है। हमारा मिशन आज केवल एक फिल्म की कहानी का सारांश देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि जब भविष्य की अत्यधिक ठंडी और गणना करने वाली तकनीक और हमारी सबसे विशुद्ध, सबसे नाजुक मानवीय भावना यानी प्यार, एग्जैक्टली, प्यार का आमना सामना होता है, तो असल में जीतता कौन है। इस चर्चा के जरिए हम प्रदीप और कृति नाम के दो किरदारों की कहानी को खंगालेंगे और तकनीक बनाम भावना के इस दिलचस्प संघर्ष को समझने की कोशिश करेंगे। और ये संघर्ष ना आज के समय में भी बेहद प्रासंगिक है। भले ये कहानी भविष्य के एक ऐसे दौर में सेट है जहां भावनाओं की पॉलिसी खरीदी जा सकती है, हाँ, लेकिन इसके जो मूल सवाल हैं वो आज भी हमारे आसपास है, लाइक हमारे स्मार्टफोन्स और हमारी डेटिंग एप्स के एल्गोरिदम में मंडरा रहे हैं। ठीक है, इसके हर पहलू को खोलकर देखते हैं। कहानी जिस दुनिया में रची गई है वहां इंसान की हर एक चीज का बीमा संभव है। मतलब हमने घरों का बीमा सुना है, गाड़ियों का सुना है, स्वास्थ्य का सुना है, लेकिन यहाँ प्यार का बीमा हो रहा है। अगर ब्रेकअप हो जाए या प्यार में धोखा मिल जाए तो ये लव इंश्योरेंस कंपनी हर्जाना देती है। कहानी में जो प्रदीप का किरदार है वो एक बिल्कुल साधारण सा लड़का है जो इस अत्यधिक व्यावसायिक दुनिया में अपनी जगह तलाश रहा है। उसका किरदार हमारे लिए एक आईने की तरह है। अच्छा। कहानी में प्रदीप और कृति की पहली मुलाकात का जो दृश्य बुना गया है वो किसी भी फ्यूचरिस्टिक दुनिया के बिल्कुल विपरीत है। एकदम अलग है। एक तरफ झमाझम बारिश हो रही है, प्रदीप हाथ में छाता लिए चला आ रहा है, तभी एक कार रुकती है और एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान वाली लड़की यानी कृति कार से उतरकर सीधे प्रदीप के छाते के नीचे आ जाती है। एक क्लासिक मूवमेंट। और प्रदीप का रिएक्शन क्या होता है? वो उस मुस्कान को देखकर वहीं बेहोश हो जाता है। अरे वाह, ये दृश्य मेकर्स का एक बहुत ही शानदार रचनात्मक फैसला है। एक तरफ हम भविष्य की उस दुनिया की बात कर रहे हैं जहां भावनाओं का बाकायदा ऑडिट हो रहा है। हाँ, ऑडिट हो रहा है, सही कहा। और दूसरी तरफ ये बिल्कुल क्लासिक पुराने जमाने का विंटेज रोमांस है। एक अनजान लड़की का छाती के नीचे आना और लड़के का सुध-बुध खो बैठना। ये दिखाता है कि दुनिया चाहे कितनी भी तकनीकी क्यों ना हो जाए, इंसानी शरीर की जो जैविक और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं वे आज भी आदिम ही हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक पुराने जमाने वाले रोमांस तक सीमित नहीं रहता। अच्छा। प्रदीप जब होश में आता है और कृति को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है तो वो उसी फ्यूचरिस्टिक दुनिया के लव इंश्योरेंस वाले गैजेट्स और तकनीकों का सहारा लेता है। विडंबना देखिए। मतलब शुरुआत भले ही एक जैविक बिना किसी फिल्टर वाले एहसास से हुई हो, लेकिन रिश्ते को संवारने के लिए तकनीक को बीच में लाया जा रहा है। और उस तकनीक का जो चित्रण है वो केवल दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि वो एक गहरी मानवीय चाहत से जुड़ा है। कैसे? कहानी में एक बहुत ही विजुअली शानदार स्थिति दिखाई गई है जहां प्रदीप और कृति भौगोलिक रूप से अलग अलग जगहों पर हैं। उनके बीच काफी दूरी है, लेकिन इन एडवांस्ड गैजेट्स के जरिए वे ऐसा महसूस करते हैं जैसे वे बिल्कुल एक ही कमरे में एक दूसरे के पास बैठे हैं। वे एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे आज हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में लाइक वीडियो कॉल या वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों ना हो जाए, चाहे हम 3D होलोग्राम्स की बात करें या भविष्य के किसी भी गैजेट की, इंसान की मूल आवश्यकता हमेशा वही रहती है, यानी अपने साथी की उपस्थिति, उसकी गर्माहट महसूस करना। एग्जैक्टली। मशीनें केवल दूरी को मिटाने का साधन बन रही हैं, वे एक पुल बना रही हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि उस पुल पर चलने वाली भावनाएं मशीनों की नहीं है, वे इंसान के अंदर से ही पैदा हो रही हैं। तकनीक केवल एक माध्यम है, वो भावना का विकल्प नहीं बन सकती। ये एक बहुत ही स्पष्ट करने वाला बिंदु है। गैजेट केवल एक रास्ता दे रहा है, लेकिन जैसा कि हर उस कहानी में होता है जहां इंसान तकनीक को अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा जगह दे देता है, यहां भी एक बहुत बड़ा और चिंताजनक ट्विस्ट है। हाँ, वो मोड़ आना ही था। जब तक तकनीक प्यार को जोड़ने का काम करती है तब तक तो सब बहुत जादुई लगता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब वही तकनीक
एक माध्यम ना रहकर प्यार को मापने का काम शुरू कर देती है। और यहीं से कहानी अपने सबसे तनावपूर्ण और दार्शनिक हिस्से में प्रवेश करती है, जब मशीनें एक जज या निर्णायक बन जाती हैं। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां कृति एक अजीब सी जिद पकड़ लेती है। वो अपने और प्रदीप के प्यार का लेवल या गहराई जांचना चाहती है। मतलब सोचिए, एक इंसान जो इतने खूबसूरत पल बिता चुका है अचानक कहता है कि चलो एक मशीन से चेक करवाते कि हमारा प्यार कितना मजबूत है। ये सच में डरावना है। और जब वे इस लव इंश्योरेंस कंपनी के अत्याधुनिक सिस्टम से अपने प्यार का परीक्षण करते हैं तो जो नतीजा स्क्रीन पर आता है वो सब कुछ उलट कर रख देता है। नतीजा क्या आता है? मशीन बताती है कि उनके प्यार का स्तर, उनकी कंपैटिबिलिटी केवल 3% है। सिर्फ 3%। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि एक इंसान अपने खुद के जिए गए अनुभवों, अपनी स्मृतियों और छाते के नीचे महसूस किए गए उस पहले प्यार से ज्यादा एक बेजान मशीन के डेटा पर भरोसा करने लगता है। 3% का वो आंकड़ा कृति के लिए सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट नहीं रहता, वो एक अंतिम सत्य बन जाता है। मशीन ने कह दिया कि प्रदीप और कृति एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, तो मतलब नहीं बने हैं। ये बात मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत परेशान करती है और इसी डर की वजह से उनका रिश्ता टूट जाता है। कृति उस 3% को सच मानकर प्रदीप से ब्रेकअप कर लेती है। प्रदीप उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कृति एक मशीन के फैसले के आगे अपने रिश्ते की बलि चढ़ा देती है। दुखद है। लेकिन हमारी कहानी का नायक जो प्रदीप है वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अच्छा। ये 3% का संकट उसके लिए अंत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी बगावत की शुरुआत है। वो इस लव इंश्योरेंस कंपनी और उसके पूरे सिस्टम को गलत साबित करने की ठान लेता है। अरे वाह। वो साबित करना चाहता है कि एक बेजान एल्गोरिदम का 3% का दावा उसके 100% प्यार और जिद को हरा नहीं सकता। और ये बगावत केवल एक रूठी हुई प्रेमिका को वापस पाने की लड़ाई नहीं है। दार्शनिक स्तर पर ये स्वतंत्र मानवीय इच्छा शक्ति यानी फ्री विल की लड़ाई है, एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ जो डेटा डिटर्मिनिज्म पर आधारित है। एग्जैक्टली। जो मानता है कि इंसान सिर्फ डेटा पॉइंट्स का एक समूह है। और इस लड़ाई को लड़ने का प्रदीप का तरीका भी बहुत दिलचस्प है। वो कोई हिमालय पर जाकर तपस्या नहीं करता। तो क्या करता है? कहानी दिखाती है कि वो अपना प्यार वापस पाने के लिए आज के दौर के पूरे पागलपन का सहारा लेता है। इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, चैट्स हैं और एक तरह की दीवानगी है। वो उसी डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन एक अलग तरीके से। यहाँ एक बहुत ही गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। मशीन ने तर्क और डेटा के आधार पर उनका रिश्ता तोड़ा। प्रदीप उसे जोड़ने के लिए अतार्किकता या पागलपन का इस्तेमाल कर रहा है। ये सच में दिलचस्प है। मशीनें कभी पागलपन नहीं कर सकती, वे केवल तयशुदा नियमों पर चलती हैं। प्रदीप का ये बर्ताव इस बात का जश्न है कि इंसान नियमों से बंधा हुआ कोई कोड नहीं है। सही बात है। तकनीक अपने आप में कोई खलनायक नहीं है। खलनायक वो सोच है जो तकनीक को हमारे जीवन के फैसले लेने का अधिकार दे देती है। प्रदीप सोशल मीडिया और तकनीक का इस्तेमाल एक औजार की तरह कर रहा है, न कि एक मालिक की तरह। तो इस सबका आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी दुनिया और इस 3% वाले संघर्ष के सार को समझें तो ये कहानी आज के दौर के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। बिल्कुल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी भावनाओं का नियंत्रण किसको सौंप रहे हैं। कहानी ये स्पष्ट रूप से नहीं बताती कि इस पागलपन के बाद प्रदीप और कृति हमेशा के लिए एक हो पाते हैं या नहीं। उसके लिए तो खैर इस दुनिया को पर्दे पर ही देखना होगा। हाँ, वो तो है। लेकिन प्रदीप का वो संघर्ष, वो हार न मानने वाली जिद इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। ये संघर्ष हमें बताता है कि प्यार का मतलब ही लॉजिक या तर्क से परे जाना है। अगर कोई किसी रिश्ते में मुनाफा, नुकसान या सफलता की गारंटी ढूंढ रहा है तो वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, प्यार नहीं। बहुत गहरी बात कही आपने। और यही वजह है कि लव इंश्योरेंस जैसी कोई भी अवधारणा, चाहे वो कितनी भी सुरक्षित क्यों न लगे, अंततः इंसान को भीतर से खोखला ही करेगी। इस पूरी यात्रा में हमने देखा कि कैसे छाते के नीचे शुरू हुआ एक विशुद्ध जैविक एहसास एक मशीन के 3% वाले स्कोर कार्ड से टकराता है। हाँ। हमने समझा कि जोखिम से बचने की चाहत कैसे हमें उस अनुभव से ही दूर कर देती है जो हमें इंसान बनाता है। और सबसे बढ़कर हमने मानवीय जिद की उस बगावत को देखा जो एल्गोरिदम के लिखे भाग्य को मिटाने का मादा रखती है। ये विश्लेषण इस बात की पुष्टि करता है कि भविष्य में तकनीक चाहे हमारी सुविधाओं को कितना भी बढ़ा दे, हमारे जीवन की जो भावनात्मक जटिलताएं हैं उन्हें सुलझाने का काम हमेशा हमारा अपना ही रहेगा। बिल्कुल। और इसी मोड़ पर इस चर्चा को विराम देने से पहले एक विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। मान लीजिए असल दुनिया में सच में कोई ऐसी अचूक मशीन बन जाए जो किसी रिश्ते के शुरू होने से पहले ही उसके टूटने की 100% सटीक भविष्यवाणी कर सके। ओके। तो क्या उस मशीन की बात मानकर पहले ही पीछे हट जाना, खुद को दर्द से बचा लेना इंसान की समझदारी होगी, या फिर उस मशीन के उस 100% सटीक दावे को पूरी तरह से नजरअंदाज करके दिल टूटने का पूरा जोखिम उठाना ही वो एक चीज होगी जो हमें असल मायनों में इंसान साबित करेगी? क्योंकि बिना दर्द के, डर के और बिना कुछ खोने के जोखिम के प्यार का असली मतलब ही क्या रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी देर तक गूंजता रहता।